आज के मुख्य समाचार। सोमराज काका मिले विधायक रणवीर निक्का से। मुख्य सचिव संजय गुप्ता एक्शन में। एनएसएस इकाई सुलियाली द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग। भारी बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत शुरू। जाठिया देवी में बसाया जाएगा आधुनिक स्मार्ट टाउन। हिमाचल में जिहादी सोच को बढ़ावा दे रही सरकार। मंडी के वरुण बरारी ने रचा इतिहास। हिमाचल के 100 स्कूल सीबीएसई से जुड़ेंगे। पेंशनर्स की बैठक में गर्जा आंदोलन का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में नियुक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कामकाज में तेजी लाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी फाइल 2 दिन से ज्यादा ना रोकी जाए और सरकारी पैसों की फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाए। सचिवालय में सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में उन्होंने हर 15 दिन में विभागीय कामकाज की समीक्षा करने का फैसला लिया। उन्होंने साफ किया कि फाइलों में देरी करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रेस वार्ता में संजय गुप्ता ने बताया कि जब वह बिजली बोर्ड के चेयरमैन बने तो नियमित बैठकों से अनुशासन आया और बोर्ड को 500 करोड़ का लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि अब सभी अधिकारियों को समय पर दफ्तर पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी अफसरों की लेट लतीफी पर सख्त रवैया अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल चुनाव की दृष्टि से अहम है, इसीलिए सभी अधिकारियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर पूरा ध्यान देना होगा। मीटिंग करी अभी हमारी सारे सेक्रेटरीज की और उसके बाद अब मैं 3 बजे करने जा रहा हूँ। तो उनका आदेश है कि हमारी जो 7 प्रायोरिटीज़ उन्होंने हमारे लिए सरकार के लिए फिक्स हैं जो अगले 2 साल तक रहेंगी। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन हमारी, सेकंड है हेल्थ, तीसरा है रूरल इकॉनमी को कैसे तरक्की देनी है, नंबर 4 है टूरिज़्म, 5वां है हाइड्रो नेचुरल फार्मिंग और 7वां है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए मतलब यहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट करनी है। तो इन 7 पे पॉलिसी, क्योंकि अब 2 साल के बाद इलेक्शन ड्यू है तो इसलिए फोकस्ड काम करेगी सरकार इधर और अपने रिसोर्सेज को सेंट्रल तरीके से इन मेजर प्रायोरिटी एरिया पे काम करेगी। तो हमारी तो ड्यूटी सरकार के साथ ही है। तो जो सरकार की जो पॉलिसी जो बनेंगी इन्हीं सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनेंगे। तो हम लोग सारे सेक्रेटरीज को सरकार ने, सीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि इन पे फॉलो करें। और सीएम साहब ने दूसरा थोड़ी सख्ती करते हुए ये बोला है कि सारे अधिकारी जो हैं, सेक्रेटरी डायरेक्टर सब जो हैं अब टाइम से दफ्तर आएंगे और डायरेक्टर और शहर से बाहर जाएंगे तो मिनिस्टर्स को और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर और सीएम को मैसेज डालेंगे ताकि उनको जब वो उनको पता रहे और वो ढूंढना ना पड़े। नहीं तो वो ढूंढने होते दिल्ली हैं तो उनको सीएम साहब को दिक्कत होती है। तो थोड़ी सख्ती है, टाइम से आएंगे और टाइम से काम करेंगे। और फाइलों का भी निस्तारण ये नहीं कि पड़ी है तो पड़ी है। सीएम साहब ने आदेश दिया है 1-2 दिन से ज़्यादा कोई फाइल सेक्रेटरी एचओडी के पास नहीं रुकनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को बोला है मेरे को भी। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ही करें। नहीं तो फिर वो सीएम साहब ने कहा मंथली रिव्यू करो और 15 दिन में रिव्यू करो और फिर उनको बताओ कि कौन काम नहीं कर रहा है। तो कोशिश करेंगे सबको कि ना हो। मैं भी ये चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं करूँगा तो फिर तो लोगों को मैसेज जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो उनको भी लगेगा कि सीएम साहब का आदेश भी है और थोड़ा सा जब अपनी तरफ से एग्जाम्पल सेट करूँगा तो उनको भी सब टाइम से आएंगे। साहब ने बोला जब चीफ सेक्रेटरी टाइम पे 10 बजे से पहले आते हैं तो बाकी को आने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो आप कहते हैं तो मैं तो टाइम पे सुबह 10 से पहले ही आता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे मित्रगण सारे टाइम से आएंगे। COS में अब जैसे वो COS एक फॉर्मल प्रोसीजर है, हालांकि उसको कोई पावर नहीं होती है। इट इज़ जस्ट रिकमेंडेटरी, आपस में बैठ लेते हैं। तो आपस में बैठने का तरीका तो मतलब भारत सरकार में COS को पावर्स हैं कि वो रेकमेंड करती है तो उधर वो उसको माना जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर उसका रूल्स में उसका COS की जो पावर है कहीं डिफाइंड नहीं है। तो वो भी मतलब बेसिकली जैसे हम अभी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ वो भी एक तरीके से COS ही है।
जो मैं मीटिंग करूँगा, मिलूँगा लोगों से, तो अपने सेक्रेटरी के साथ, तो वो भी एक COSE टाइप है, पर उसको उस नाम नहीं दिया है उसको। तो जब मैं इस महकमे में था AR में, तो रेगुलर मुझे रॉय साहब चीफ सेक्रेटरी थे, हम रेगुलर मीटिंग मंथली होती थी। आर्थिक स्थिति अभी 4-6 महीने से थोड़ी सी मुश्किल में है हमारी, अभी वो भी डिस्कस हुआ साहब से, और इसीलिए थोड़े से हाथ खींच के काम करना पड़ रहा है हमको। अगले साल से हमको उम्मीद है कि ये स्थिति अगले 2 सालों में नहीं रहेगी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों को CBSE से जोड़ा जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली का लाभ मिल सकेगा। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी, इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि 3101 शिक्षकों के पदों को भरने का प्रस्ताव राज्य चयन आयोग को भेजा गया है, जिनमें 1500 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू होगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 7000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारियां चल रही है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अब तक 7000 पदों की भर्तियां की जा चुकी है। इसी साल के अंत तक 10,000 पद भरने का लक्ष्य भी रखा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। कि वर्तमान सरकार की जो कमिटमेंट है वो क्वालिटी एजुकेशन के प्रति है, और बहुत से ऐसे निर्णय गत 3 वर्षों में वर्तमान सरकार ने हमारे विभाग में लिए, जिसके सार्थक परिणाम भी आपके सामने हैं। और वर्तमान में जैसे आप CBSE स्कूल्स को अपने जो हमारे वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल्स है, लगभग जो प्रथम चरण में जिन स्कूल्स का चयन हुआ उसकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। और जैसे मैंने पहले कहा, सोच यही है कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में और बेहतर हो, बहुत और अच्छी हो। किसी सोच के साथ ये निर्णय लिया गया है, और इसकी जो मोडेलिटीज है, इसकी जो औपचारिकता है, वो वर्तमान में विभाग के द्वारा किया जा रहा। हमारा पूरा प्रयास है कि अगले शैक्षिक सत्र से ये जो चिन्हित आपकी 100 स्कूल है, यहाँ पर आपके CBSE प्रारंभ हो। ये एक उपलब्धि है समस्त प्रदेश के लिए, और इसमें हमारे 2 जगहों का चयन हुआ है, जिसमें हमारे, अगर हम जिला शिमला की बात करें, कोटखाई में हमारा ये केंद्रीय विद्यालय आपका आने वाले समय में इसको स्थापित किया जाएगा। और इसी तरह से हमारे सिरमौर जिला में आपके पौंटा साहब में, जो एक तरह से हमारा बॉर्डर है, उसके आगे उत्तराखंड की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, तो वहां पर भी मैं समझता हूँ केंद्रीय विद्यालय होगा। और वर्तमान में 26 केंद्रीय विद्यालय आपके पूरे प्रदेश में है, तो इन 2 को मिला के संख्या 28 बनेगी। और इसके बारे में 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारी कैबिनेट हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया, और पूरे राष्ट्र में ये 57 के आसपास संख्या बनती है। इसमें से हिमाचल प्रदेश को 2 मैं समझता हूँ ये केंद्रीय विद्यालय मिले हैं, जिसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। तो ट्रेंड ही है, सभी ट्रेंड है, लेकिन वही बात है कि जो मैं समझता हूँ इसकी अभी प्रथम चरण के समय ने कहा, इसकी मोडेलिटीज है, सारी वर्कआउट होगी, और अलग से SOP तैयार करने की बात चली है, कैडर की बात चली है। तो आने वाले 1-2 महीने में सारी बातों का निर्णय हो जाएगा कि किस तरह से ये इस फैसले पर अमली जामा पहनाया जा सकता है। संख्या तो लगभग इसकी मैं सोचता हूँ 25 से अधिक हो चुकी है, और लगभग 10-12 जगह तो उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। लेकिन हमने जहाँ पहले ये डिसाइड किया था कि नए जगहों पर आपके ये आधारभूत ढांचा बनेगा, लेकिन उसके बाद हमने ये भी निर्णय लिया कि जो वर्तमान में स्कूल्स बने हैं, जहां पर अच्छा आधारभूत ढांचा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग के स्कूल में डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि लगभग कुछ 4-5 जगह तो हमारे कांगड़ा में ही आपके उसका कार्य चला है, और हमारी यही सोच थी। कई जो अनुभव हमने अटल विद्यालय के दौरान देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो एक था कि आप एक स्कूल में, उदाहरण के तौर पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ही जो आपकी स्कूल बिल्डिंग बनी है, उसमें लगभग 45-50 करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर इनकर हो चुका है। इसी तरह से हमारे मैं समझता हूँ नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आपकी बिल्डिंग बनी है 25-30 करोड़ के आसपास, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है।
और जो टोटल बजट आपका शिक्षा विभाग का कैपिटल हेड में हुआ करता था वो 150 करोड़ के आसपास था। तो मैं कहा जो हमारे अन्य स्कूल ऐसे उदाहरण के तौर पे हमारे प्राइमरी से लेके +2 लगभग कोई 15,000 स्कूल है, वहां की जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है कैपिटल वर्ष आपके प्रभावित ना हो, तो हमने ये निर्णय लिया था कि आपके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की जो हम प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन देंगे वो आपकी प्री प्राइमरी से 5th तक होगा, यानी 5 करोड़ की दी थी। और इसी सोच के साथ जैसे मैंने कांगड़ा की आपसे बात की, कांगड़ा जिले में ही लगभग कोई 5-6 स्कूल का आपका कार्य चला है। आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगभग कोई आपके 1 दर्जन के आसपास आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्य चले हैं। और इसके अलावा जो हमने टेक ओवर करने हैं वो आपके अलग स्कूल है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के युवा पर्वतारोही वरुण बरारी ने एक और साहसिक उपलब्धि अपने नाम की है। वरुण ने रूस में आयोजित एक चुनौतीपूर्ण अभियान के दौरान 5,643 मीटर ऊंचे यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह कर तिरंगा फहराया। इस सफलता के साथ उन्होंने न केवल मंडी बल्कि पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है। वरुण ने इस अभियान में 9 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया। 8 दिन चले इस अभियान के दौरान टीम को कड़ाके की बर्फीली हवाओं और बेहद कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई को विश्व स्तर पर अत्यंत कठिन माना जाता है और इस पर विजय पाना किसी भी पर्वतारोही के लिए गौरवपूर्ण क्षण होता है। मंडी नगर निगम के वार्ड 1 खलियार के निवासी वरुण पहले भी लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल की कई ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। उनके इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं में साहसिक खेलों के प्रति नई प्रेरणा जगी है। वरुण अब अक्टूबर में चेक गणराज्य की एक टीम के साथ उत्तराखंड में आयोजित ब्लैक वीक अभियान में भाग लेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। वर्तमान में वह एक एडवेंचर ट्रैवल कंपनी शिखर ट्रैवलर में सेल्स प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत हैं। वरुण का कहना है कि उनका उद्देश्य युवाओं को पर्वतारोहण और एडवेंचर गतिविधियों के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हाल ही में हुई भीषण बारिश ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। भूस्खलन और जल भराव के कारण कई सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिन पर बड़े बड़े गड्ढे भी देखने को मिले, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। बरसात के मौसम के समाप्त होते ही सड़कों की मरम्मत और टायरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं टॉलिन से छोटा शिमला तक सड़क पर नई टायरिंग की जा रही है ताकि यातायात को सुचारू बनाया जा सके। हालांकि मरम्मत कार्य के चलते इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑफिस से आने वाले कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राज्य में जिहादी सोच को बढ़ावा दे रही है। समिति का कहना है कि सरकार कुछ वर्गों को तुष्ट करने की नीतियों के तहत सांप्रदायिक संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रही है। समिति ने आरोप लगाया है कि राज्य में हाल ही में हुई कुछ घटनाएं, जिसमें अवैध धार्मिक गतिविधियां, भूमि अतिक्रमण और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही शामिल है, उन पर सरकार मौन बनी हुई है। उनका कहना है कि यह रवैया देवभूमि हिमाचल की संस्कृति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। संघर्ष समिति के नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि हिमाचल एक शांत, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध राज्य रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियां ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है जो राज्य की मूल पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं, आज की ये जो पत्रकार वार्ता है ये कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर आयोजित की गई है। पिछले वर्ष 5 सितंबर 11 सितंबर को
संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू समाज का एक बड़ा आंदोलन हुआ। जिस समय हिमाचल प्रदेश में देवभूमि संघर्ष समिति का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक देवभूमि संघर्ष समिति जिहाद के खिलाफ लड़ती आई है, चाहे वो इस्लामिक जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लव जिहाद हो, चाहे मामला ईसाई धर्मांतरण का हो या इस्लामिक आतंकवाद का। देवभूमि संघर्ष समिति हर इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ लड़ती आई है। हमारी लड़ाई जिहाद के खिलाफ है, लव जिहाद के खिलाफ है, लैंड जिहाद के खिलाफ है, थूक जिहाद के खिलाफ है। इसका मतलब यह नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ है, परंतु आज चिंता किस बात की हो रही है? आज चिंता इस बात की हो रही है कि शिमला की डेमोग्राफी बदल रही है। यहां नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है। पत्रकार बंधुओं, अगर हम लड़ रहे हैं तो हम गज़बाए हिंद की उस थ्योरी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में शिमला में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान लोग तो यहां काफी बरसों से रहते हैं, क्या पत्रकार बंधुओं पिछले वर्ष से पहले आपने किसी बुर्के वाली महिलाएं आपको कोई शिमला में नजर आती थी? नहीं। हमें किसी के पहरावे से एतराज नहीं है, कोई हिजाब डाले ना डाले उस बात पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात पे है कि जो इतने बरसों में नहीं हो रहा था वो प्रयोग आज बुर्के में, हिजाब में तरह तरह की महिलाएं देखने को आ रही है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यह संदेश स्पष्ट तौर पे यह है कि अब गज़बाए हिंद की थ्योरी पर चलने के लिए शिमला तैयार हो जाए। केरल को इस्लामिक स्टेट बना दिया, आसाम को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक जम्मू कश्मीर में भी हिंदू बहुसंख्यक था, परंतु समय पे नहीं जागा, तो आज हालात ये हो गए। तो इसलिए अगर इस गज़बाए हिंद के खिलाफ जागरण को, हिंदू समाज को जगाना है, तो देवभूमि संघर्ष समिति ने उसका बेड़ा उठाया है। हम हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राजधानी शिमला में लगातार बढ़ते जनसंख्या विकास के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने जाठिया देवी में मैग्नेट सिटी बसाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। यह प्रस्ताव अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को सौंपा गया है, जहां कॉलोनियों के नक्शे जमा किए जा चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 महीने के भीतर नक्शों को मंजूरी मिल जाएगी और इस परियोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 224 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जाने वाली यह मैग्नेट सिटी पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट, हेलीपैड, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, इको रिसोर्ट और विला जैसी संरचनाएं शामिल होगी। साथ ही यह सिटी सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण अनुकूल भी होगी। राज्य सरकार इस परियोजना को लोन लेकर या किसी सहयोगी एजेंसी के साथ मिलकर कार्य करेगी। मकसद यह है कि यह सिटी निवेश और रोजगार के अवसरों का केंद्र बने और शिमला शहर पर बोझ को कम कर सके। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में कॉलोनियों के नक्शे जमा कर दिए गए हैं। 1 महीने के भीतर इन्हें मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। गौरतलब है कि करीब 13 साल पहले भी जाठिया देवी में टाउनशिप बसाने का प्रयास किया गया था। तब तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के समय में इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
मैग्नेट सिटी वे आधुनिक शहर होते हैं जो लोगों को निवास, व्यवसाय और निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। ऐसे शहरों को खासतौर पर बड़े महानगरीय क्षेत्रों के बाहर विकसित किया जाता है ताकि मुख्य शहरों पर जनसंख्या और संसाधनों का दबाव कम किया जा सके। सरकार का यह कदम न केवल शिमला की भीड़भाड़ और अव्यवस्था को नियंत्रण में लाएगा बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार और स्मार्ट सिटी प्लानिंग के जरिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल पेश करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS इकाई सुलियाली ने 33,460 रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एकत्र की। यह पूरी राशि NSS स्वयं सेवकों द्वारा समर्पण, मेहनत और सहयोग से जुटाई गई है। आज यह धनराशि विद्यालय के प्राचार्य महोदय को सौंपी गई ताकि इसे औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया जा सके। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य कुलदीप कुमार, NSS कार्यक्रम अधिकारी सुशील कौशल, चंपा देवी और नेत्रपाल, रेणु कटूर, रविंद्र कुमार बहू, राकेश कुमार सहित अन्य अध्यापक और स्वयंसेवक उपस्थित रहे। प्राचार्य महोदय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्य न केवल विद्यार्थियों की सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाता है बल्कि उनके समाज सेवा, मानव कल्याण के प्रति समर्पण को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा हूँ, काम अच्छा था, बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिला नूरपुर के अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सोमराज काका ने अपने सहयोगियों के साथ भाजपा कार्यालय कंडवाल में विधायक नूरपुर रणबीर सिंह निक्का से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने उन्हें मोर्चा अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए जाने हेतु आभार प्रकट किया। इस मौके पर सोमराज काका ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर जताया है वह उस पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की समस्याओं को पार्टी और सरकार तक पहुँचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा विधायक रणबीर सिंह निक्का ने सोमराज काका को बधाई देते हुए कहा कि संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और पार्टी को भी मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और अनुसूचित जाति मोर्चा इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। आज सोमराज उर्फ काका भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक जिला नूरपुर की एससी मोर्चा की जिम्मेवारी सोमराज काका को दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स ने अपने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में हुई पेंशनर्स की एक बैठक में सरकार पर डीए, महंगाई भत्ता और लंबित मेडिकल बिलों को न जारी करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया गया है। बैठक में मौजूद पेंशनर्स ने कहा कि हमारा 16% डीए बकाया है जिसे हिमाचल सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। इसके अलावा 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए पेंशन धारकों के कई मेडिकल बिल अभी तक लंबित है जिनका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों को नहीं माना तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पेंशनर्स ने कहा सरकार केवल वादे करती है लेकिन हकीकत में ना तो डीए देती है और ना ही मेडिकल बिल पास करती है। हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले दिनों में हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। पेंशनर्स ने यह भी कहा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शुरुआत करेंगे लेकिन अगर सरकार ने अनदेखी जारी रखी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बुजुर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाए। इसका मकसद ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है हमारे अगर मैं सिर्फ डीए की बात करूं तो 13% डीए पहले पेंडिंग था हमारा। 3% यूनियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कल परसों और इस महीने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉयज़ है उनको मिल रहा है। 16% तो हमारा डीए ही हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स का और एम्प्लॉयज़ का पेंडिंग है। इसके अलावा
हमारे जो पेंशनर 2016 और 22 के बीच के थे, उनके जो बहुत सारा जो ड्यूज है, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट, वो पेंडिंग है, और मेडिकल बिल बहुत सारे जो है हमारे करोड़ों में पेंडिंग पड़े हुए। तो हमने ये सोचा है कि आने वाले दिनों में हमारी कल या परसों मीटिंग हो रही है, उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है इस बैनर तले हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के हम सड़कों पे उतरेंगे और इस गवर्नमेंट के जो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और जो हमारी मांगे है पेंशनर्स की, उनको मनवाने के लिए सरकार के ऊपर हम जो है प्रेशर डालेंगे। उसमें हमारी जो कल मीटिंग होने जा रही है उसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, टेंटेटिव सी जो डेट है मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि ये 14 तारीख हो इस महीने में, पर फाइनल जो डिसीजन है कि हमने उसके बाद करनी है कि पहले करनी है, ये जो हमारा स्टेट लेवल की मीटिंग होने जा रही है परसों या कल जो भी है उसमें ये डिसाइड होगा। पर ये पक्का है कि हम हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट सड़कों में उतरेगा, या हमने ये जिला लेवल पे पहले धरना प्रदर्शन करना है कि डायरेक्ट ही या स्टेट लेवल में करना है। इसका जो हमारा जो डिसीजन है, जो हमारे फ्रंट की जो ये मीटिंग हो रही है उसमें होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक जो भी है पेंशनर है हमारे, ना जाने कितने पेंशन हमारे जो है बुजुर्ग आदमी वो स्वर्ग भी सुधार गए हैं, वो इसी इंतज़ार में थे कि उनका जो ड्यूज है वो मिले, खास करके जो 16 और 22 के बीच के था। पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने अभी तक जो हमारा ये जो मांगे है हमारी, खास करके ये 16 और 22 के बीच के जो पेंशनर हैं उनके बारे में हम मेमोरेंडम देते रहे, टाइम पे इनको बोलते रहे, पर इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात तो है, माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि 3% डीए जो है मैं पेंशनरों को और एम्प्लॉयज़ को दूंगा। वो भी आज कितना टाइम हो गया, अभी तक उसकी भी घोषणा हुई। त्योहारों का वक्त है, दशहरा निकल गया है, दिवाली आने वाली है। हमेशा ही चाहे वो एम्प्लॉयज़ है चाहे वो पेंशनर है, सब सोचते हैं कि हमारे को पेंशनर्स और एम्प्लॉयज़ को जो इन त्योहारों के मौसम में जो हमारा कुछ ड्यू है वो मिले।